Amid a deepening trade war between the world's two largest economies, China said it would increase its reciprocal tariffs on U.S. goods to 84% from 34% previously. नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। तबाही और बर्बादी दुनिया का मुकद्दर बन चुकी है और अब इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। अमेरिका ने चीन पर ड्रोन हमला कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि ट्रंप ने यूं कह लें कि राह चलते किसी बम को लात मारी है। अब उसका अंजाम क्या निकलेगा, ये पूरी दुनिया को मालूम है। बीजिंग ने वाशिंगटन के 14 नहीं बल्कि 114 तबक रोशन कर देने हैं। अमेरिका के इस इक़दाम का चीन इस कदर शिद्दत के साथ जवाब देगा कि ट्रंप की नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। तो ट्रंप का भी समझें आज से बल्कि अभी से बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ट्रंप ने अपने कोटे की आखिरी गलती कर दी है। चीन अपनी मुईशत, सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी को लेकर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हसास है। उसकी वजह यह है कि चीन खुद दूसरों के मामले में हरगिज़ टांग नहीं अड़ाता। वो खुद आलमी तनाज़ात से दूर रहता है और सिर्फ अपनी तिजारत और मुईशत पर फोकस करता है। चीन की मुईशत के बारे में हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि गुलवान में भारत के साथ होने वाली झड़पों के बावजूद इंडिया की जानिब से मुसलसल हिमाचल प्रदेश में खरमस्तियों के बावजूद चीन ने इंडिया से अपनी तिजारत मुअत्तल नहीं की। चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान को दिया गया मशवरा तो बहुत ही मशहूर था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ताइवान की मिसाल देकर समझाया था कि आप फिलहाल कश्मीर को छोड़ें, सिर्फ अपनी मुईशत पर फोकस करें। 10 साल बाद जब आपकी मुईशत तगड़ी हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको कश्मीर हासिल करने से नहीं रोक सकेगी। खैर दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब लेने के देने पड़ने वाले हैं और उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने गलत जगह टक्कर ली है। वैसे भी चीन मौके की ताक में था और अब ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ी और हमाकत से चीन को स्कोर सेटल करने का गोल्डन चांस दे दिया है। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें। चीन पर ड्रोन हमले के बाद ट्रंप को एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी हमाकत कर दी है। वो एक साथ इतने महाजों पर नहीं लड़ सकेंगे, तो उन्होंने फौरी कलाबाजी खाई और ईरान के साथ इनडायरेक्ट मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। हालांकि ईरान पहले दिन से ये कह रहा था हमें न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात या बातचीत करने में कोई मसला नहीं, लेकिन दोनों धमकियों और तड़ियाँ लगाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरा इतराज़ ये था कि पिछली न्यूक्लियर डील अमेरिका ने बगैर किसी वजह के यकतरफा तौर पर मनसूख कर दी थी, लिहाजा अब बराह रास्त अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क दरमियान में सालिसी कराने बैठे और वही जामिन भी बन जाए तो हम दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। खैर, अब चीन से खौफजदा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है और इसी हफ्ते ओमान में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार इस पेशरफ्त को खुशाइन करार दे रहे हैं और अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए अपनी शराइत में नरमी करे। देखना होगा कि ये बैल मुंडे चढ़ती है या मुज़ाकरात का पहला राउंड ट्रंप की डिटाई और हटदर्मी की नज़र हो जाता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात के आगाज़ की टाइमिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान ऐन उस वक्त किया जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनसे मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस में मौजूद थे। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। खुद इसराइली मीडिया भी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खूब लताड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो नेतन्याहू ये आस लगाकर अमेरिका गए थे ट्रंप उन्हें अपने पहलू में बिठाकर ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। दूसरी उम्मीद उन्हें थी कि अमेरिकी सदर कम से कम इसराइल पर लगाया गया टैरिफ ही माफ़ कर देंगे, लेकिन ट्रंप ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बल्कि नेतन्याहू को इस तरह से जलील किया कि एक जानिब उनकी मौजूदगी में ही ईरान के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ की खबर लीक करवा दी है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के सामने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दिल खोल कर तारीफ की और शाम के मसले पर इसराइल को शट अप कॉल भी दे दी। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौज हूसियों के पे दर पे हमलों और उसके नतीजे में होने वाले नुकसान के बाद पागल हो गई है। अमरीकी फ़ौज ने यमन के दारुल हुकूमत सना, मारब और हदीदा के मुख्तलिफ मुकामात पर 22 फ़िज़ाई हमले किए। सुबह मारब के ज़िला मुजज़्ज़र को गुज़श्ता रोज़ 3 मरतबा फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। अमरीकी जंगी तैयारों ने मारब के ज़िला हरीब के इलाके अल जफरा पर 5 मरतबा बमबारी की, जबकि दारुल हुकूमत सना के मशरक़ में ज़िला बनी हशीश का इलाका भी अमरीकी फ़िज़ाई हमलों का निशाना बना। ये तमाम वो इलाके हैं जिन्हें हूसियों का गढ़ करार दिया जाता है और इत्तलात हैं कि इन इलाकों में ज़ेर ज़मीन हूसियों ने ईरान से मिलने वाला असलहा और मिज़ाइल डंप कर रखे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इन इलाकों पर शदीद बमबारी की। अमरीकी फ़ौज का दावा है कि हमले में असलहे के कई गोदामों और डिपों को तबाह किया गया और मुतअद्दिद कमांडर्स भी मारे गए। हूसियों ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए हैं
اور صرف ایک انٹیلیجنس افسر کرنل عبدالناصر سرحان الکمالی کی ہلاکت یا موت کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر بمباری کی جاتی ہے تو یقینی طور پر جانی نقصان بھی ہوا ہوگا، لیکن یمنی حکام اسے کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کا جواب بہتر طور پر وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ یمن سے ایک اور خبر یہ ہے کہ یمنی فوج نے انٹیلیجنس کے سربراہ کے نائب کو معلومات اور اہم راز افشاں کرنے یا امریکہ کو پہنچانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خودکش اقدام کا۔ انہوں نے چین پر مزید 104% تک ٹیرف لگا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے پریس بریفنگ میں اعلان کیا کہ ہم نے چین کی چند مصنوعات پر مزید ٹیکس لگا دیا ہے اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ امریکہ نے یہ قدم چین کی جانب سے جوابی ٹیکس واپس نہ لینے کے بعد اٹھایا ہے۔ ٹرمپ دراصل سمجھ رہے تھے کہ چین ان کے دباؤ میں آ کر امریکی مصنوعات پر لگایا جانے والا ٹیکس ختم یا کم کر دے گا، لیکن چین نے امریکی ڈالر کو تباہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ اگلے چند روز میں نہ صرف امریکی مارکیٹیں کریش کر جائیں گی بلکہ امریکہ کے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی سر اٹھا چکا ہے۔ چین امریکہ کے اس حملے کا کس انداز میں جواب دے گا، اس کے لیے ہمیں اگلے 1-2 روز انتظار کرنا ہوگا، لیکن چین کا جواب ایسا بھرپور جواب ہوگا کہ ٹرمپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ڈیل پر ہونے والے مذاکرات کی، جو 12 تاریخ یعنی کہ ہفتے سے عمان میں ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا، یہ موقع بھی ہے اور آزمائش بھی، اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ان مذاکرات میں عمان نہ صرف ثالثی بلکہ ضامن کا کردار ادا کرے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پیشگی شرائط یا پابندیاں قبول نہیں کرے گا۔ غیر جانبدار تجزیہ کار اور مبصرین مذاکرات کے آغاز کو اچھی پیش رفت اور اچھا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ ایران نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ اب امریکہ کی باری ہے کہ علاقے اور دنیا کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنائے، کیونکہ ایسا نہ ہو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہی ٹرمپ کی ہٹ درمی اور ڈٹائی کی نظر ہو جائے۔ ابھی تک ایران یا امریکہ کی جانب سے مذاکرات کاروں کے نام سامنے نہیں آئے۔ البتہ العربیہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جانب سے ایک بار پھر مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کو سونپی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں امریکیوں کے ساتھ ڈیل کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ پچھلی بار بھی نیوکلیئر ڈیل کے معاملات جواد ظریف کی قیادت میں ہی طے کیے گئے تھے۔ دوستو، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا لوزر اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، کیونکہ وہ بھاگم بھاگ امریکہ اس مقصد کے تحت گئے تھے کہ ٹرمپ انہیں اپنے پہلو میں بٹھا کر ایران پر حملہ کرنے کا اعلان کریں گے، لیکن خود اسرائیلی میڈیا اور تجزیہ کار نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات کو اب تک کی بدترین اور توہین آمیز ملاقات قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ الزام یا امید بھی تھی کہ امریکہ اسرائیل پر لگا ٹیرف ختم کر دے گا، لیکن ٹرمپ نے جھنڈی دکھا دی اور نیتن یاہو کے تمام منصوبے درم برہم کر دیے۔ نیتن یاہو امریکہ سے خالی ہاتھ واپس آئے ہیں اور اب انہیں اسرائیلی اپوزیشن کی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اب امید کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں تاکہ مشرق وسطیٰ پر منڈلاتے جنگ کے بادل چھٹ سکیں۔